समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। ये बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बुलंदशहर के स्याना कोतवाली हिंसा मामले में दोषियों की सजा का आज ऐलान होगा। बता दें कि दोपहर करीब 2 बजे बुलंदशहर के स्पेशल कोर्ट 38 दोषियों की सजा का ऐलान करेगा। आज 3 दिसंबर 2018 को गोवंश मिलने की अफवाह ने स्यानी कोतवाली इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया था। उग्र भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था, रास्ते को जाम कर दिया, चौकी को आग लगा दी। भीड़ को काबू करने पहुंचे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह पर भी हमला किया गया। सैकड़ों की भीड़ पथराव कर रही थी। इंस्पेक्टर सुबोध भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, समझा रहे थे। इसी बीच कहीं से गोली चली और इंस्पेक्टर सुबोध लथपथ जमीन पर गिर पड़े थे। ये गोली सुबोध सिंह के पिस्टल से चलाई गई थी। भीड़ में से किसी ने उनका पिस्टल निकाला और उनको गोली मार दी। 6.5 साल बाद आज सुबोध सिंह के हत्यारों को सजा होने जा रही है। कोर्ट ने इस मामले में 5 लोगों को हत्या का दोषी करार दिया है। इस वक्त हमारे साथ उनकी पत्नी रजनी सिंह जी मौजूद हैं। बात करते हैं कि अब इतने 7 साल की लड़ाई में अब उनको कितना सुकून मिला है जब ये सारी चीज़ सामने आई है। मैम, आपका पहला रिएक्शन? काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन हाँ डिसीजन हुआ। इस चीज़ की मन को शांति है। इसमें सभी दोषी करार कराए गए हैं। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए हत्यारों को, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो बहुत ही निंदनीय था, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारे रक्षक हैं, आप उन्हीं को मार रहे थे, और वो भी अकेला पाके। वो वक्त और इस समय, उस वक्त क्या फील हुआ था, और इस समय जब अब कहीं ना कहीं अब डिसीजन पे आ गए हैं तो अब क्या फील होता है? उस वक्त वो हंस रहे थे, आज हम मुस्कुराएंगे। बस ये ही डिफरेंस है। बाकी का रिवेंज वाली बात है। रिवेंज तो उसी दिन ले लिया गया था गॉड का, कि जान के बदले जान। बाकी का जैसे हम अपने घर के सदस्य के बिना जी रहे हैं, तो मेरी तो मानना है कि हर दिन तड़पाना चाहिए ऐसे लोगों को, ना कि उनको फांसी पे लटका देना। फांसी पे लटका के तो हम उनका अपराध अपने सर पे ले लेंगे। मैं नहीं वो चीज़ मानती कि फांसी को लटकाना एक कड़ी से कड़ी सज़ा है। सज़ा तो वो है कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप हर दिन मरें। मैं इनको हर दिन मरता हुआ देखना चाहती हूँ। समय लगा, लेकिन मुझे जो उम्मीद थी, जैसे मम्मा ने बताया कि जो हमें पूछा गया था, और सरकार जिस तरीके से उस पर खड़ी उतरी है, तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ उन पुलिसकर्मियों का जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करी। एविडेंस स्टेज मैंने पूरा देखा था, कोर्ट का क्या क्या चल रहा है, मैं हर प्रोसेस से वाकिफ़ हूँ और मैं फॉलो अप भी कर रहा था। तो जो ट्रायल कोर्ट में एडवोकेट सर हैं, मैं तहे दिल से उन्हें शुक्रिया करना चाहता हूँ। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट सर हैं, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, माय रिलेटिव ऑल्सो, एंड मैं उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। और ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आपका रुख करेंगे। आज का दिन बहुत बड़ा है और पीड़ित परिवारजनों को अभी आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि न्याय मिल रहा है, लेकिन बहुत देर हुई है। देखिए, 6.5 साल का जो वक्त है वो इस पूरे केस की सुनवाई में कोर्ट को लगा, और गिल्टी होल्ड कर दिए गए 38 लोग। 38 के अलावा जो बाकी और 5 लोग थे, उनकी डेथ हो चुकी है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। तो इस तरीके से जो 38 लोग हैं वो गिल्टी होल्ड किए गए हैं, और पूरी घटना में सबको आरोपी दोषी माना गया है। इसके अलावा जो 5 लोग हैं, जिनमें प्रशांत नट नाम का एक नटोरियस भी शामिल है, उसके समेत 5 लोगों को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या का दोषी माना गया है। तो आज कोर्ट जब सजा सुनाएगी, तो निश्चित तौर पर जिन लोगों को इंसाफ का इंतजार था, उनके चेहरे मुस्कुराएंगे, और एक तरीके से ये जो लोकतंत्र है वो भी मुस्कुराएगा। वो लोग जिन्होंने अराजकता की, जिन्होंने चौकी जला डाली, जिन्होंने वहाँ पर तांडव मचाया, जिन्होंने पूरे इलाके को एक अघोषित हिंसा के आग में धकेल दिया। इसके अलावा इंस्पेक्टर की हत्या की, उनकी जीप जला डाली, और सैकड़ों वाहन जो है वो आग के हवाले कर दिए। वो मंजर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो अब ऐसे में उन सब लोगों के खिलाफ पुलिस ने इतने लंबे समय इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद सुनवाई का इंतजार बहुत सारे लोगों को रहा।
आज उनके खिलाफ जब फैसला आएगा तो निश्चित तौर पर ये एक लोकतंत्र की और सिस्टम की जीत होगी। खास तौर से जो सुबोध कुमार सिंह का परिवार है उनको भी इंसाफ मिलेगा। आपको बताएं कि इस पूरी हिंसा में एक जो मुखिया था, इस पूरे भीड़ को नेतृत्व करने वाला, भीड़ को पहले उकसाने वाला, उसका नाम योगेश राज है और वो उस समय बुलंदशहर में बजरंग दल का नेता था और बाद में उसको बजरंग दल से निकाल दिया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई भी बहुत सारी हुई। अलग अलग जो दोषी थे वो अलग अलग जगहों से पकड़कर लाए गए, वो भाग गए थे, छुप गए थे, उन सबको पुलिस ने एक एक करके और गिरफ्तार किया और उनको कानून के शिकंजे तक पहुंचाया। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है और एक बहुत बड़ी घटना को लेकर जो इंसाफ है वो मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल। और सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, उनकी ही पिस्टल निकालकर उनको गोली मार दी गई थी, लेकिन उस पिस्टल का अभी तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। और आज के दिन की बात की जाए तो क्या कुछ वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कैसी व्यवस्था की गई है? देखिए, मामला बुलंदशहर के श्याना का है, जहाँ एक हिंसा हुई थी 3 दिसंबर 2018 को। आज उसमें करीब 6.5 साल के बाद एक फैसला आ रहा है। कहीं न कहीं ये 2 दिन पहले गिल्टी होल्ड कर दिए थे, सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था। आज उसमें सजा सुनाई जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि जो सुबोध की पत्नी है रजनी सिंह, वो भी आज कोर्ट में आएंगी। और कहीं न कहीं जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो उनकी पिस्टल थी, सरकारी रिवाल्वर थी, वो आज तक नहीं मिली है। उनका मोबाइल था, वो आज तक नहीं मिला है। और जो प्रशांत नट था, उसके बयान में खोला गया है कि वो मैंने जो रिवाल्वर थी वो एक नहर में फेंक दी थी, मोबाइल मैंने नहर में फेंक दिया था, लेकिन आज तक पुलिस उसको बरामद नहीं कर पाई है। उसको लेकर के आज जो फैसला आना है, 2 बजे के करीब फैसला आएगा और पूरी तरह कोर्ट को सुरक्षा के रूप में पुलिस तैनात की गई है, पीएससी तैनात की गई है और सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल। और सहयोगी हमारे साथ नरेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए, बताया जा रहा है कि आज जिस तरीके से सजा दी जाएगी उसी का इंतजार हो रहा है, और क्या लगता है कि किस तरह का सजा मिल सकता है उन लोगों को? देखिए, निश्चित तौर पर जो धाराएं हैं वो नॉन बेलेबल धाराएं हैं और वो मैक्सिमम धारा ऐसी है जिनमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी। तो जो आरोपी हैं उनको लेकर ये माना जा रहा है कि इन सभी को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, क्योंकि जो उनका क्राइम अगर आप देखें तो आप सोचिए कि एक अच्छे खासे खुशनुमा माहौल में जो फिजा थी उसमें जहर घोलने का काम इन लोगों ने किया। एक जगह गौकसी हुई, उसके बाद उनके अवशेष लाकर चौकी के सामने रखे गए, सड़क जाम की गई, चौकी को फूंक दिया गया, आग लगा दी गई, जो पुलिसकर्मी थे उनको पीटा गया और वो पुलिसकर्मी बमुश्किल अपनी जान बचाकर उस चौकी के बाहर निकल पाए जो आग की जद में थी। इसके अलावा जो सैकड़ों वाहन थे वो सड़क पर ही आग के हवाले कर दिए गए, सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। इसके अलावा एक जो ग्रामीण था उसकी भी इस पूरे मामले में हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी घटना थी और इसमें जो मैक्सिमम धाराएं हैं वो इंगित करती हैं कि जितने भी आरोपी हैं उनको उम्र कैद की कम से कम सजा होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा मामला, उस मामले में आज सजा आएगी तो निश्चित तौर पर जो आसपास की जनता है उसका भी पुलिस प्रक्रिया में, सिस्टम में और लोकतंत्र में जो विश्वास है वो और ज्यादा मजबूत होगा। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए देखिए, भारत का F-35 फाइटर जेट खरीदने से इनकार। भारत ने अमेरिका को सूचित किया है F-35 फाइटर जेट नहीं खरीदेगा भारत। टैरिफ घोषणा के बाद भारत सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया। पीएम और ट्रंप में F-35 खरीद पर चर्चा हुई थी, लेकिन लगातार ट्रंप की तरफ से टैरिफ बढ़ाने को लेकर ऐलान किया गया और देखिए भारत की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। भारत का F-35 फाइटर जेट खरीदने से इनकार कर दिया गया। भारत ने अमेरिका को सूचित किया है F-35 फाइटर जेट अब भारत अमेरिका से नहीं खरीदेगा। टैरिफ घोषणा के बाद देखिए भारत सरकार का ये बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम और ट्रंप के बीच में F-35 को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन लगातार ट्रंप की तरफ से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया और अब इसके बाद से भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और आगे बढ़ते हैं, वहीं लखनऊ में जमीन मकान की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगी। अब राजधानी लखनऊ में नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए। तो आज से लखनऊ में नया सर्किल रेट लागू हो गया है। जमीन, मकान, दुकान और
फ्लैट की खरीद अब महंगी हो जाएगी। कृषि भूमि पर सर्किल रेट में 15% का इजाफा हुआ है। व्यावसायिक भूमि पर 25% की बढ़ोतरी हुई है और बहुमंजिला भवनों पर 20% तक की वृद्धि हुई है। तो सर्किल रेट में औसतन 20% तक का इजाफा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि अब मकान जमीन लखनऊ में लेना सभी के लिए महंगा हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ हो गए। संदीप, लखनऊ में आज से नया सर्किल रेट लागू हो गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मकान और जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। देखिए नंदिनी, राजधानी लखनऊ की अगर बात करी जाए तो देखिए एक लंबे समय से देखिए यहाँ पर जो सर्किल रेट है उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात बोला था कि अब इसमें संशोधन की ज़रूरत है। उसके बाद जिलाधिकारी ने इसको पूरी एक रूपरेखा तैयार की। अब 10 साल बाद देखिए सर्किल रेट को बढ़ाया गया है, जिसमें अगर हम सबसे महंगे सर्किल रेट की बात करते हैं तो गोमती नज़र है, जहाँ पर देखिए 33,000 से लेकर 77,000 रुपये वर्ग मीटर, फिर इसके बाद इंदिरा नगर है और उसके बाद देखिए महानगर है। यानी यहाँ पर जो सर्किल रेट देखिए बढ़ाया गया है, यहाँ पर 25% की बढ़ोतरी हुई है। और उसी के साथ साथ कुछ अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर 15% की देखिए जो बढ़ोतरी हुई है। किसान पथ के आसपास की देखिए जो भी ज़मीनें होती हैं वो अब देखिए वहाँ पर सोना हो चुकी हैं। और तमाम लोग हालांकि पहले से ही किसानों से जो है इसको आवासीय तौर पर आवंटित कराने के लिए लगातार लगे थे। तो ये माना जा सकता है कि लखनऊ में अब ज़मीन लेना, लखनऊ में अब फ्लैट लेना जो है वो बेहद ही महंगा हो गया है। इससे देखिए थोड़ा सा जो बिल्डर एक मनमाने तौर पर देखिए आपने देखा था एक किसान से ज़मीन को लेकर वो नॉर्मल से दामों पर तो वो महंगे महंगे फ्लैट बनाकर 1-1, 2-2 करोड़ का फ्लैट बनाकर बेचते थे। तो राजस्व में वृद्धि नहीं होती थी क्योंकि ज़मीन उन्होंने आवासीय और कम सर्किल रेट के दामों में खरीदी होती थी। लेकिन अब देखिए इसको लेकर राजस्व में वृद्धि होगी। अरे पूरी जो रिपोर्ट है देखिए राजस्व द्वारा ही तैयार की गई थी। हालांकि ज़मीनों में बहुत ज़्यादा दाम जो है वो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो बिल्डर देखिए लगातार थे, किसानों से उन्होंने ज़मीन खरीदी, वहाँ पर 15-20 मंजिल की बिल्डिंग बना ली और उसके बाद जो खरीदने वाले जो लोग होते थे उनको आपने देखा है 2 करोड़ 3 करोड़ के फ्लैट जो है वो बेचे जाते थे। तो बड़े स्तर पर आज जो है वो सर्किल रेट को लेकर एक पूरी योजना तैयार की गई है और अलग अलग जगहों पर जो है इसका एक असर देखने को मिलेगा। अगर समिट बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसके आसपास का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा महंगा एरिया है, क्योंकि वहाँ पर कमर्शियल यूजेस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपने देखा है बगल में शहीद पथ है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, तमाम तरीके की रोडें जो हैं वो कनेक्टेड है। पुलिस हेडक्वार्टर पास में है, इकाना पास में है और शहीद पथ आप समझ रही हैं कि जो भी उस रास्ते में होता है वो पास हो जाता है। तो ये सर्किल रेट देखिए 10 साल बाद बढ़ाए गए हैं और जो आज से देखिए लागू हो जाएंगे तो ये माना जा सकता है कि अब रजिस्ट्री कराना जो है वो महंगा हो जाएगा और सरकार को इससे राजस्व में मदद मिलेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर राज्य मंत्री की शिकायत पर राज्य कर अधिकारी सस्पेंड कर दिए। कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारी की शिकायत की थी। अधिकारी हिमांशु लाल पर 50 लाख मांगने का आरोप लगा। टैक्स गड़बड़ी छापे का खौफ दिखाकर रुपए मांगे थे। अफसर ने पोर्टल से चोरी का उद्यमी का डाटा किया था। बताया जा रहा है कि जांच में डाटा चोरी करके ब्लैकमेलिंग की पुष्टि हुई है। मुजफ्फरनगर में तैनात था राज्य कर अधिकारी हिमांशु लाल। तो ये हिमांशु लाल पर कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरनगर में बुधवार को एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई, जिसमें एक जीएसटी अधिकारी के द्वारा हमारे एक इंडस्ट्री के और व्यापारी बंधु श्री राजेश जैन से या उनके कर्मचारी से दबाव बना करके पैसे मांगने का विषय मेरे संज्ञान में आया। तत्काल ही अधिकारियों से बातचीत करके इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा गया। और भी शर्मनाक तब हो जाता है जब आईआईए जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री का ग्रुप है आईआईए, उनके अध्यक्ष को एक नोटिस भेज करके उनको ही आमंत्रित किया गया अपना स्पष्टीकरण देने के लिए। अधिकारियों को और खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमारे जीएसटी के प्रमुख सचिव श्री एम देवराजन और आयुक्त नितिन बंसल दोनों को बहुत कड़ाई के साथ उसमें कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अयोध्या सर्किट हाउस में जोरदार स्वागत के बीच पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने योजनाओं की समीक्षा को प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि योगी मोदी सरकार ने ओबीसी व दिव्यांगों को न केवल अधिकार बल्कि सम्मान और पहचान दी है। 30 लाख ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति, दिव्यांगों को भरण पोषण भत्ता, निःशुल्क छात्रावास, कौशल प्रशिक्षण और 27% आरक्षण जैसे कदम सामाजिक न्याय की मजबूत मिसाल है। 8 वर्षों में योगी की सरकार में उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के जीवन में बदलाव आया है। दिव्यांग जनों को सशक्त होने का मौका मिला है। खुशी की बात है कि हमारी सरकार हर बार बजट में वृद्धि करके जो भी नए पात्र लाभार्थी जुड़ते हैं उनको भी लाभान्वित करने का काम योगी की सरकार में लगातार हुआ है। दिव्यांग जनों को शिक्षित करने का प्रयास भी हमारी सरकार के माध्यम से होता है। मोटराइज ट्राईसाइकिल्स और सहायक उपकरण के माध्यम से दिव्यांग जनों को हम हर तरह की सुविधा प्रदान करके सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं लखनऊ में पसमानदा समाज के संगठनों ने एकजुट होकर सशक्त दावेदारी पेश की है। मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की मौजूदगी में पसमानदा समाज को राजनीतिक भागीदारी देने की जोरदार मांग की गई। बिहार और यूपी चुनाव को लेकर बड़े अभियान का ऐलान हुआ। मंच से साफ कहा गया कि जो दल पसमानदा समाज को हिस्सेदारी देगा उसे समर्थन मिलेगा। सियासी पार्टियों में अपनी हिस्सेदारी को लेकर तमाम मुस्लिम समुदाय के बड़े धर्मगुरु जो हैं वो आज राजधानी लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं और बराबर सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी भी पसमानदा समाज की जो हिस्सेदारी है वो होना चाहिए। खुद बड़े जो धर्मगुरु हैं शहाबुद्दीन साहब वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर, किस तरीके का कार्यक्रम है और क्या कुछ मांग को लेकर आज लोग जुटे हुए हैं आप लोग? देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो मुस्लिम पसमानदा महाज के बैनर तले है और इस प्रोग्राम के जरिए और आज एक एजेंडा जारी किया गया है। उस एजेंडे में सीधे सीधे तरीके से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनसे मांग की गई है कि वो लोग आबादी के तनासुब से पसमानदा लोगों को टिकट दें, विधानसभा में टिकट दें, लोकसभा में टिकट दें। और होता यह आया कि गुज़श्ता सालों में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने पसमानदा मुसलमानों को नजरअंदाज किया। पसमानदा लोगों को नजरअंदाज करने की वजह से ये हुई कि तालीमी मैदान में पीछे हो गए, सियासत में पीछे हो गए, समाज में पीछे हो गए, माशियात इक़्तिसादियात में पीछे चले गए। मगर अब तमाम लोग जो है बेदार हो चुके हैं, जाग चुके हैं और इन तमाम चीज़ों को समझते हैं और सियासत की अहमियत को समझते हैं। अब बेदारी का नतीजा ये है कि अब हम लोग जो है वो शिरकत और हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं कि जितनी आबादी है उस आबादी के तनासुब से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां टिकट दें और हिस्सेदारी दें। लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं रायबरेली में अब मासूम छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। लखनऊ की तर्ज पर जहां भी मिशन भरोसा शुरू किया गया है, जिसके तहत 940 रजिस्टर्ड स्कूली वाहनों के चालकों की कुंडली खंगाली जा रही है। आधार, चरित्र प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिए गए हैं। अभी हम लोगों ने बताया कि जो 940 वाहन रायबरेली में रजिस्ट्रेशन है जो उसके लिए बच्चों को ले जाते हैं, इनका डाटा कलेक्ट कर करके थाना से इनका पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे और इनके क्या आचरण है, ये किसी तरह का नशा पत्ती नहीं करते हैं, इनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, इन सभी को हम तथ्य की जानकारी करेंगे। यद्यपि ये लोग स्कूल वाले इस तरह से अवगत कराते हैं अभिभावकों को कि इनका कोई अभिभावक आपराधिक इतिहास नहीं है, वो इनका आधार कार्ड वगैरह व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों को उपलब्ध कराते हैं, किंतु पुलिस विभाग जो है, रायबरेली पुलिस जो है, इसको एक मानक के अनुसार जो है सभी का पुलिस वेरिफिकेशन कराएगी ताकि लोग जो अपने बच्चों को बस गाड़ियों में सौंपते हैं उनका भरोसा कायम रहे। स्कूली वाहन जो चालक हैं अब उनकी कुंडली रायबरेली पुलिस खंगालना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिस तरह देखा जाए मिशन भरोसा के तहत लखनऊ में स्कूली वाहनों के जो चालक हैं उनकी जो है कुंडली पुलिस ने खंगालना शुरू किया और बाकायदा उनका जब वेरिफिकेशन किया तो पाया गया कि कई ऐसे चालक थे जो अपराधी किस्म के थे। उसी के तहत अब रायबरेली में भी जो है मिशन भरोसा शुरू किया गया, जिसके तहत ये पाया गया कि रायबरेली में 940 जो स्कूली वाहन है सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं और जो स्कूली बच्चे हैं उनको विद्यालय पहुंचाने का
कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ गार्जियन भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे आखिर जिस तरह से निकल के सामने आ रहा है कि कई ऐसी स्कूली जो बसें हैं वो अपराधियों के हाथ में उनकी स्टीयरिंग है। देखा जाए जिस तरह से लखनऊ में अभियान चला है मिशन भरोसा, उस तरह का अभियान अब रायबरेली में चलने जा रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से चलना चाहिए, क्योंकि अगर गलत तरीके के लोग बसों को चलाएंगे तो लगातार जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं और कई सारी दूसरी घटनाएं हो रही है। लखनऊ में देखा गया एक विद्यालय में जिस तरीके से एक ड्राइवर के द्वारा बच्ची के साथ जिस तरीके से घटित किया गया और उसके बाद उसके परिवार की क्या स्थिति रही है, तो निश्चित रूप से चलाना चाहिए। 100% जो भी चालक हैं या जो भी बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो भी कोई विद्यालय प्रशासन या विद्यालय मैनेजमेंट जो व्यवस्था करता है, उसमें जिसको भी किसी को रखे, चाहे चालक को रखे, चाहे उसके जो अन्य जो उसके सहयोगी को रखे, तो उसका 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर हत्या का आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार कर लिया गया। सर्विलांस टीम की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया। किराए को लेकर कहासुनी में मारपीट की और मारपीट के बाद युवक की हत्या हुई थी। ऑटो और मृतक का सामान भी बरामद हुआ है। आरोपी अमित त्रिवेदी, कन्हैया शुक्ला अरेस्ट कर लिए गए हैं। लखनऊ के थाना नाका क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो किराए को लेकर कहासुनी हुई थी और इसमें मारपीट की गई थी। खबर लखनऊ से है, जहां पर हत्या का आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्विलांस टीम की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया है और किराए को लेकर कहासुनी हुई थी, मारपीट हुई थी, जिसके बाद से युवक की हत्या कर दी थी। और अब खबर मेरठ से है, जहां पर कचरा कलेक्शन के नाम पर ठगी कर रही है बीवीजी। नगर आयुक्त को कंपनी की ठगी की शिकायतें मिली हैं। जनता से 80 के बजाय 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। शहर में नगर निगम की नाक के नीचे ये वसूली की जा रही है। नगर आयुक्त को सिविल लाइन के वार्ड में शिकायत मिली है। कचरा का कलेक्शन कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। तो शहर में नगर निगम की नाक के नीचे ये वसूली हो रही है। ये खबर मेरठ से है, जहां पर कचरा कलेक्शन के नाम पर ठगी की जा रही है। बीवीजी नगर आयुक्त को कंपनी की ठगियों की ये शिकायत मिली है। और अब खबर अमेठी से है, जहां पर महिला बच्चों को लेकर अचानक गायब हो गई। पीएम आवास योजना की पहली किस्त आई और बताया जा रहा है कि 40,000 की किस्त आई है। महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। परिजन की तरफ से ये कहा गया। रेंबा गांव वर्ष 2013 में महिला की शादी हुई थी। महिला के पति के मौत के बाद आवेदन किया था। महिला को नोटिस भेजकर अब जांच की जा रही है। हाँ, मुझको पता नहीं है कहाँ नहीं। पैसा लेकर के हम लोग भी सुना था कि आई है, पैसा आया है कॉलोनी, वो लेके अपना चली गई। हमको ये नहीं पता है कहाँ नहीं है। बगल में 5-6 महीना हो गया। इससे पहले इसका जो प्रेमी था वो आता था यहाँ पे? वो आता था और पुलिस आई थी। मैं तो रही भी नहीं उस समय, मायके गई थी। मतलब आई पे सुना कि पकड़ा गया था, फिर भगाया गया, तब से आया नहीं है यहाँ। कितनी बार रही होगी महिला की? कितनी उम्र होगी? महिला 30-35 होगी, नहीं 40 होगी। ऐसा मामला प्रकाश में आया है और उसके संबंध में कार्यालय द्वारा नोटिस जारी की गई है और संबंधित सचिव को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, नोटिस तो अब उसका जवाब उसे नोटिस सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक तस्वीर संभल से दिखाते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत जिस शख्स का किया जा रहा है वो जनाब संभल हिंसा मामले के मुख्य आरोपी हैं। हिंसा भड़काने के मामले में जेल में थे। एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर निकले, लेकिन स्वागत ऐसा किया जैसा कोई बड़ी जंग जीत कर वो आए। लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। जिंदाबाद के नारे लगाए, जुलूस निकाला गया, आतिशबाजी की गई। संभल कोतवाली की ये तस्वीर है। करीब 130 दिन बाद जफर अली जमानत पर बाहर आए, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। जफर अली संभल हिंसा के मुख्य आरोपी हैं। हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप है।
वहां पर जो हिंसा हुई थी लगातार उसको लेकर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य आरोपी जफर अली को एमपीएमएलए कोर्ट से अब जमानत मिल गई है और जमानत मिलने के बाद कुछ इस तरीके से स्वागत किया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं